हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ई लाइट इंस्टीट्यूशंस की वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। होप करूंगा आपने पिछला पिछला मेरा जो है वीडियो देखा होगा। कुछ स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट्स पढ़े, वो कह रहे थे कि बोर्ड पे विजिबिलिटी थोड़ी बहुत क्लियर नहीं है। आज मैं उस बात का स्पेशल ध्यान रखूंगा कि आपको फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा क्लियर दिखे। थोड़ा बहुत चेंजेस किया है हमने, इसके लिए वर्क किया है। और अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन ज़रूर दें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो के रिगार्डिंग तब। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं, हमारे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। मैंने आपको बताया कि हमने फिजिक्स के सेकंड पोर्शन का लास्ट चैप्टर पिक किया है, चैप्टर नंबर 14। और चैप्टर नंबर 14 को स्टार्ट हमने क्वेश्चन से किया है। हमारा क्वेश्चन हमने बनाया था, व्हाट इज द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। और एनर्जी बैंड थ्योरी को ही हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, सॉरी लास्ट वीडियो में हमने एनर्जी बैंड को ही डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली पीछे ले जाना चाहूँगा। अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में अभी भी सेट नहीं है एनर्जी बैंड थ्योरी, तो मैं थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में उनको फिर से ट्राई करने की कोशिश करूँगा कि एनर्जी बैंड थ्योरी को आप कैसे समझें। देखिए बेटा, एनर्जी बैंड थ्योरी को समझने के लिए आपके माइंड में पहले दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक तो आइसोलेटेड एटम, मतलब आइसोलेटेड एटम का मीनिंग हो गया कि एक अकेला एटम। और एक क्रिस्टल स्टेट, क्रिस्टल स्टेट का मीनिंग हो गया कि मतलब बहुत सारे एटम्स एक जगह कलेक्शन फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हैं, तो वो क्रिस्टल स्टेट हो गया आपके पास में। तो अगर आपने आइसोलेटेड एटम के लिए एनर्जी का लेवल्स क्रिएट किया है, तो वो एनर्जी लेवल होगा एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड एटम के लिए। आपने एनर्जी लेवल्स को क्रिएट किया किसी क्रिस्टल फॉर्म में, तो फिर वो एनर्जी लेवल ना बोल के आप उनको क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड्स बोलेंगे। एनर्जी बैंड्स और एनर्जी लेवल में छोटा सा डिफरेंस आप ये समझे कि एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो फिक्स अमाउंट में होती है। ये बात हमने लास्ट पिछले लेक्चर में करी है। और अगर हम क्रिस्टल स्टेट में एनर्जी लेवल्स की बात करें तो यहाँ एनर्जी वेरी करती है। अब वेरी करने का भी एक रीजन हमने डिस्कस किया है। वेरी क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे के पास में बहुत क्लोज होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 एंगस्ट्रॉम से 3 एंगस्ट्रॉम के बीच का इनका डिस्टेंस होता है। तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन एक एटम के इलेक्ट्रॉन से दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन जो है इजीली इंटरेक्ट करता है। वो इंटरेक्शन जो है वो उस इंटरेक्शन में वेरिएशंस की वजह से क्या होता है, एनर्जी लेवल्स में वेरिएशंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एनर्जी लेवल के बजाय क्रिस्टल फॉर्म में हमें क्या मिलता है, एक बैंड मिलता है। अलग अलग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का हमें एक बैंड क्रिएट होके मिल जाता है, जिसे हम एनर्जी बैंड कहते हैं। एनर्जी बैंड को भी हमने दो टाइप में कैटेगराइज किया, वैलेंस एनर्जी बैंड एंड कंडक्शन एनर्जी बैंड। वैलेंस एनर्जी बैंड हमने क्या कहा, मतलब जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, वो वैलेंस एनर्जी बैंड हो गया। और इसके जस्ट अबव जो बैंड हो गया वो आपके पास हो गया कंडक्शन एनर्जी बैंड। लास्ट वीडियो को हमने फोरबिडन एनर्जी गैप के साथ छोड़ा था। हमने ये कहा था कि फोरबिडन एनर्जी गैप क्या है, उसको डिफाइन करने का ट्राई किया था कि मतलब द एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस एनर्जी बैंड एंड कंडक्शन एनर्जी बैंड इज कॉल्ड द एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस एनर्जी बैंड एंड कंडक्शन एनर्जी बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप। अब ये एनर्जी गैप क्या है, इस चीज को हम समझना स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा और आपको आइडिया बता देता हूँ। ये मतलब आइसोलेटेड एनर्जी लेवल और क्रिस्टल स्टेट एनर्जी लेवल में हमने एनर्जी बैंड को किस तरीके से स्टडी किया था। अगर मैं आइसोलेटेड एनर्जी लेवल्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो मैंने एनर्जी लेवल क्रिएट किया, देखिए ये आपके पास में 2s नॉट 2s, ये 1s सेल के लिए एनर्जी लेवल था। डिस्टेंस क्रिएट किया आपने, ये 2s के लिए एनर्जी लेवल है। ये आपके पास में 2p के लिए एनर्जी लेवल है। फिर इसके साथ में आपने देखेंगे तो ये 3s के लिए एनर्जी लेवल है। इन्हीं एनर्जी लेवल को आप क्रिस्टल फॉर्म में दिखाएंगे तो क्रिस्टल फॉर्म में देखिए किस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेप्थ में है, इनसाइड में है, इसलिए यहाँ पे इनके एनर्जी में वेरिएशंस बहुत कम होगा, या फिर ये कहोगे एनर्जी में वेरिएशंस होगा ही नहीं होगा तो भी चलेगा। तो जो 1s आपके पास ऑर्बिट है, इसमें एनर्जी का वेरिएशंस बहुत कम होगा। 2s जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलते चलोगे तो इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन में वेरिएशंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो अगर मैं 2s के लिए एनर्जी लेवल्स की बात करूं तो वो इस तरीके से क्रिएट होगा। ये लीजिए बेटा, ये इस तरीके से ये 2s के लिए कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। ऐसे देखो अगर मैं 2p के लिए बात करूंगा तो अब यहाँ इसकी डेप्थ थोड़ी बढ़ेगी। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलोगे, सॉरी डेप्थ के बजाय थिकनेस, इनकी थिकनेस
इंक्रीज होना आपके पास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास 2p के लिए केस आ गया। ऐसे आप 3p के लिए चलोगे तो 3p के लिए हमने बनाया, तो ये आपके पास में एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो गए। इनको आपने क्या बोला है, एनर्जी बैंड्स बोला है। ये आपके पास एनर्जी बैंड्स हैं। ओके, ये लीजिए, ये एनर्जी बैंड्स हो गए, ये एनर्जी बैंड्स। ओके, ये 3p एनर्जी बैंड हो गया, ये 2p एनर्जी बैंड हो गया, ये 2s एनर्जी बैंड हो गया, ये 2s एनर्जी बैंड हो गया। इसके ऊपर अगर एक और एनर्जी बैंड की बात करूंगा तो मेरे को है ना एक नॉट 3p 3s, ये 3s एनर्जी बैंड बनेगा, ये 3p एनर्जी बैंड बनेगा। तो देखिए अगर आप 3p एनर्जी बैंड को देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा 3p एनर्जी बैंड। ओके, अच्छा अब अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं क्रिस्टल फॉर्म को इंक्रीज करूंगा, आप क्रिस्टल फॉर्म को इंक्रीज करने का मतलब समझें। क्रिस्टल फॉर्म को इंक्रीज करने का मतलब हो गया कि अगर मैं एटम्स को बहुत ज्यादा क्लोज लेके आऊंगा, क्रिस्टलाइजेशन जो है उसको इंक्रीज करूंगा, तो आप थोड़ा सा ये सोचे कि ये जो 3p है और ये जो 3p और जो 3s है, ये एक दूसरे के इनसाइड में क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। और ओवरलैप की वजह से यहाँ पे एक क्या क्रिएट हो जाएगा, एक एनर्जी गैप क्रिएट होगा। उस एनर्जी गैप को ही हमने फोरबिडन एनर्जी गैप बोला है। तो फोरबिडन एनर्जी गैप कैसे वर्क करता है, कैसे क्रिएट होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम फोरबिडन एनर्जी गैप को, कि क्या हमारे पास फोरबिडन एनर्जी गैप होता है। उसके लिए देखो आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। फोरबिडन एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप को स्टडी करने के लिए पहले आप एक छोटा सा पॉइंट समझें। वो पॉइंट कहाँ वर्क करेगा मैं याद दिलाऊंगा आपको। ओके, देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एटम के ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है तो वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहता है, मिनिमम एनर्जी लेवल्स में वो क्या करेगा, अपने आप को जंप करवा लेगा। मिनिमम एनर्जी लेवल्स का मतलब समझो, जैसे देखो अगर आपके पास में ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड में आप लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोग ये ऑर्बिट्स क्या कर रखे हैं, क्रिएट कर रखे हैं फिक्स एनर्जी के। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये बहुत कम स्टेबल होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। किससे फ्री होगा, ये फ्री होगा न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो मूवेबल फॉर्म में चलेगा। ओके, तो उसके स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, स्टेबिलिटी बहुत लेस हो जाएगी उसकी। तो हमें इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करना है। इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के लिए मस्ट कंपलसरी है कि ये इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी लेवल, मतलब यहाँ पे या यहाँ पे जितना हो सके उतना ये मिनिमम एनर्जी लेवल्स में अपने आप को रखेगा। इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहना चाहता है, नेचर है इलेक्ट्रॉन का कि वो अपने आप को कहाँ रखेगा, अपने आप को स्टेबिलिटी में रखेगा। स्टेबिलिटी में रखने का मतलब ये है कि वो अपने आप को मिनिमम एनर्जी लेवल्स में रखने का ट्राई करेगा। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये अब इस पॉइंट को हम जहां यूज करेंगे वहां मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिनिमम मतलब अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टेबिलिटी में रहना चाहता है, इस वजह से वो यहाँ से एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करके अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहेगा अपने नेचर के अकॉर्डिंग। ओके, तो बात करते हैं हम फोरबिडन एनर्जी गैप की। ओके, अच्छा फोरबिडन एनर्जी गैप को स्टडी करने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से हम फोरबिडन एनर्जी गैप को समझते हैं। और एग्जांपल को एक टॉपिक के फॉर्म में लेते हैं हम लोग, एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स। तो जो टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में इसको एग्जांपल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उस एग्जांपल से हम समझेंगे एनर्जी गैप कहां से क्रिएट हुआ हमारे पास में। तो हमने लिखना है एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स। इन सॉलिड्स में हमें एनर्जी बैंड थ्योरी को स्टडी करना है। देखो हम किसी भी एक सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं। ओके, सपोज कर लो हमने कोई सॉलिड कंसीडर कर लिया सिलिकॉन का। ओके, हम कोई एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं सॉलिड का, एक हम ले लेते हैं सैंपल ले लेते हैं ना। ओके, टेक ए सॉलिड, टेक ए सिलिकॉन, नॉट सॉलिड, टेक ए सिलिकॉन, सिलिकॉन क्रिस्टल। सिलिकॉन क्रिस्टल, हमने कोई भी एक सिलिकॉन क्रिस्टल उठा लिया, सॉलिड फॉर्म में हमारे पास ये अवेलेबल है। अब इस सिलिकॉन क्रिस्टल का हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं।
तो अगर सिलिकॉन क्रिस्टल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो इसके लिए Z देखेंगे तो वो 14 क्रिएट होगा हमारे पास में। सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए Z हमारे पास 14 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आप तो इसको आप एंटर करेंगे 1s2, देन ये हो जाएगा 2s2 एंड 2p6। आगे चलोगे आप लोग तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 3s2 एंड 3p2। ओके, ये देखिए ये आपके पास इनर ऑर्बिट हो गया, इसको n1 बोल देंगे, ये इनर से थोड़ा अबव ऑर्बिट हो गया n2, और इसको आप बोल देंगे आउटर ऑर्बिट n3। ये आपके पास आउटर ऑर्बिट n3 है। अब इस आउटर ऑर्बिट n3 में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होने चाहिए? फुलफिल 8 होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास फुलफिल होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको स्टेबिलिटी के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बट यहाँ पे इसके आउटर सेल में, किसके आउटर सेल में? जो आपने सॉलिड कंसीडर कर किया है सिलिकॉन, इस सिलिकॉन के आउटर सेल में आपने देखा कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल है। आपने एग्जांपल कंसीडर किया। अच्छा, सिलिकॉन क्रिस्टल कंसीडर किया तो आप एक चीज और कंसीडर करें, इस सिलिकॉन क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम्स आप कैपिटल N कंसीडर कर लें। ओके, लेट नंबर ऑफ एटम्स इन सिलिकॉन क्रिस्टल इज इक्वल टू कैपिटल N। सपोज कर लीजिए आपने कैपिटल N सिलिकॉन क्रिस्टल कंसीडर कर लिए। ओके, देखिए अब हम कंटिन्यू देखेंगे। सिलिकॉन क्रिस्टल कंसीडर कर लिए तो अब आप ये चीज देखें कि अगर आपने सिलिकॉन क्रिस्टल का एक एटम लिया है तो उस एक एटम के आउटर सेल को जब आपने फोकस किया तो आपने देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल हैं? 4। ओके, एक एटम में, ईच एंड एवरी एटम में आपने ये देखा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outer orbit in each silicon atom। अगर आपने एक सिलिकॉन एटम को कंसीडर किया और उसके आउटर ऑर्बिट को कैच किया तो आपने देखा कि यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। ओके, अच्छा अब देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके पास में n है। ओके, तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप चेक करेंगे देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट इन सिलिकॉन क्रिस्टल तो वो देखेंगे आपको, तो वो आपको मिलेंगे 4n। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर सेल में वो 4n अवेलेबल है। इजीली समझ में आ रहा होगा, ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में अवेलेबल है एक सिलिकॉन के एटम के अंदर में। आपने टोटल क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम्स कंसीडर कर रखे हैं कैपिटल N, एक में आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो टोटल आउटर जो ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हुई 4n। बिल्कुल इजी था, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए आप लोगों को ना। ओके, एक चीज वो देखिए, जब आपने आउटर सेल में देखा तो आउटर सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पॉसिबल है? 8। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। तो अब हर एक इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एक स्पेशल एटम की बात करूं, हमने जैसे सपोज करो ये आइसोलेटेड मतलब एटम सिलिकॉन का एक आइसोलेटेड एटम है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपना खुद का एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल रखता है। तो अगर आपने n3 ऑर्बिट की बात करी तो n3 ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8। मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना और समझना। मैंने ये कहा कि सिलिकॉन का मैं एक आइसोलेटेड एटम कंसीडर कर रहा हूं और इसके मैं थर्ड ऑर्बिट में गया। थर्ड ऑर्बिट में मुझे पता चला कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 पॉसिबल है, 8 पॉसिबल है, और हर एक इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड एटम में अपना एक फिक्स्ड एनर्जी रखता है। इसका मतलब इसके आउटर ऑर्बिट में सिलिकॉन एटम का जो आउटर ऑर्बिट है इसमें नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स कितने कंफर्म है, कितने पॉसिबल है? 8 आपके पास में एनर्जी लेवल्स जो हैं वो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास में फिक्स है। तो अगर हम बात करेंगे एनर्जी लेवल्स की, किसमें? एक सिलिकॉन एटम की बात करेंगे तो देखिए द नंबर ऑफ एनर्जी
level in each silicon atom। अगर आपने एक सिलिकॉन एटम की बात करी तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे आपके पास 8। कैसे समझिएगा, अगर आप 8 को देखेंगे, देखो जैसे आपने चेक किया तो यहाँ पे देखो आपके पास में 3s है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास फुलफिल है, तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। 3p की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6, इस तरीके से ये यहाँ पे फुलफिल हो गया, ये यहाँ पे फुलफिल हो गया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आपके पास में एनर्जी लेवल्स यहाँ पे फिक्स होंगे। अब ये एक सिलिकॉन एटम के लिए केस है, अगर आपके पास में वही क्रिस्टल फॉर्म की बात करेंगे तो n आपके पास में क्या हो गए, n आपके पास में एटम्स हो गए, तो n एटम्स के लिए एनर्जी लेवल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8n हो जाएगा। एक चीज और देखिए, ये जो 8 एनर्जी लेवल्स हैं इनमें से 2 एनर्जी लेवल तो किसके हैं, s के हैं, ठीक है, और 6 एनर्जी लेवल किसके हैं, p के हैं। देखो 2 एनर्जी लेवल तो किसके हैं, s ऑर्बिट के हैं, s ऑर्बिट के हैं 2 एनर्जी लेवल्स तो, और 6 एनर्जी लेवल्स किसके हैं, p ऑर्बिट के आपके पास अवेलेबल हैं। ऐसे देखिए देन कंटिन्यू देखेंगे, देन टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इन सिलिकॉन क्रिस्टल इज इक्वल टू 8n। अब इस 8n में समझिए, इसमें जो 2n है वो तो आपको किसके मिल रहे हैं, वो तो आपको मिल रहे हैं s ऑर्बिट के, और जो आपको 6n जो आपको पास एनर्जी लेवल मिल रहे हैं वो आपको मिल रहे हैं p ऑर्बिट के। ओके, बात समझ में आई। अब देखो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, मतलब ये हो गया कि अगर आप एनर्जी बैंड देखेंगे तो मैंने आपको ये भी पहले कहा कि अगर आप सिलिकॉन के लिए एनर्जी बैंड बनाएंगे तो जितना ज्यादा आप इनसाइड में चलेंगे उतना ही कम इफेक्टिव होगा एनर्जी बैंड, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत कम होता है इंटरनल लेवल पे, बहुत डेप्थ में इंटरेक्शन बहुत कम होगा, इंटरेक्शन में चेंजेस, इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन में चेंजेस बहुत कम होगा। बट क्रिस्टल फॉर्म में जैसे ही आप ऊपर चलते जाएंगे तो आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे एटम के आउटर इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इंटरेक्शन बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। तो जैसे जैसे हम एनर्जी लेवल्स में या फिर बैंड एनर्जी बैंड में ऊपर चलते जाएंगे तो हम लोगों ने ये नोटिस किया कि जितना हम नीचे होते हैं उतना वेरिएशंस हमें कम मिलता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं तो वेरिएशंस में वैल्यूज क्या वेरिएशंस या फिर जो एनर्जी बैंड है उसकी थिकनेस क्या होना स्टार्ट कर देती है, इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। सेम फिनोमेना आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। देखो जैसे अगर आप 2s या फिर s ऑर्बिट के लिए एनर्जी बैंड बनाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होना है, N2 के लिए एनर्जी बैंड बनाएंगे तो यहाँ पे थिकनेस इंक्रीज कर जाएगी, बट ये भी बहुत कम इफेक्टेड होगा। बस N3 के लिए आप जब जाएंगे तो N3 के लिए जो एनर्जी बैंड्स बनेंगे तो वो एनर्जी बैंड्स इतने क्लोज हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो ये एनर्जी बैंड्स एक दूसरे में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। मतलब जो 3p का एक खुद का एनर्जी लेवल एनर्जी बैंड है और 3s का जो एनर्जी बैंड है वो एक दूसरे में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। अब ओवरलैप कर जाएंगे तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि मतलब 3s में भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, 3p में भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो जब ये एक दूसरे में ओवरलैप करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो इलेक्ट्रॉन उस सिचुएशन में करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन उस सिचुएशन में अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, लोअर एनर्जी लेवल में जंप करने का ट्राई करेगा, और इन दोनों में से जो लोअर एनर्जी लेवल में होगा इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। ओके, बात समझ में आई। अब ये जो मैंने कहा है या मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, अगर आपने बहुत अच्छे से सुना है, आपके माइंड में इमेज बनी है, तो इसको एज ए डायग्राम हम समझने का ट्राई करते हैं। लेकिन उससे पहले देखो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। हमारा टारगेट था फोरबिडन एनर्जी गैप को देखना। उस फोरबिडन एनर्जी गैप को देखने के लिए हमने एनर्जी बैंड थ्योरी को सॉलिड में स्टडी करना स्टार्ट किया। इसके लिए हमने क्या किया, सिलिकॉन एक क्रिस्टल कंसीडर कर लिया। सिलिकॉन क्रिस्टल का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो हमें ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला। इसमें हमने देखा लेट नंबर ऑफ एटम इन सिलिकॉन क्रिस्टल इज इक्वल टू n। जो सिलिकॉन क्रिस्टल हमने कंसीडर किया है उसमें नंबर ऑफ एटम्स हमने क्या कंसीडर कर लिए, कैपिटल n कंसीडर कर लिए। बात को बहुत अच्छे से सुने, एक बार फिर से सुनेंगे, नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी है। ओके, देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट इन ईच सिलिकॉन एटम। अब एक सिलिकॉन एटम है ये समझ लो, इसका जो आउटर ऑर्बिट है ये रहा, इसको मैंने क्या बोलना है, आउटर ऑर्बिट। ये इसका आउटर
ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट का मीनिंग हो गया जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, उसको आप आउटर ऑर्बिट बोल देंगे। तो पूरा का पूरा आउटर ऑर्बिट हो गया। अब इस आउटर ऑर्बिट में आपने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल है, 2 and 2 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब सिलिकॉन क्रिस्टल में आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैपिटल N कंसीडर कर रखे हैं, तो आपने इजीली देखा द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट इज इक्वल टू 4n। इजीली ये बात समझ में हमें आती है। यहां से फिर से देखिए, अब ये थोड़ा बहुत समझना मुश्किल है, तो जितनी ज्यादा अच्छी इमेज बनेगी आपके माइंड में उतना ही ज्यादा क्लियर कर पाओगे आप इस पॉइंट को। द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स की बात करो, द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन ईच सिलिकॉन एटम। अब हर एक सिलिकॉन एटम में जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं वो कितने रहने वाले हैं, वो है 8। 8 कैसे समझिए आप, जब आप आउटर ऑर्बिट में गए तो आपको आउटर ऑर्बिट में देखा कि आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल है, 8। आपने देखा कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन अपना एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल रखता है। तो आउटर एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 इलेक्ट्रॉन अपना खुद का एक अलग अलग एनर्जी लेवल रखेंगे। तो एक सिलिकॉन के एटम में टोटल एनर्जी लेवल्स कितने हैं आपके पास में, 8। उनमें से ये भी समझ में आना चाहिए कि 2 जो एनर्जी लेवल है वो 2s ऑर्बिट से मिलेंगे आपको, 6 एनर्जी लेवल आपको कहां से मिलेंगे, s ऑर्बिट से आपको मिलने वाले हैं। ओके, द टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इन सिलिकॉन क्रिस्टल। अब क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आपके पास हो जाएंगे 8n। ओके, बात समझ में आई। मतलब अगर मैं इस 3 आउटर ऑर्बिट, ये जो है 3s और 3p जो आउटर ऑर्बिट है, इसके लिए जब मैं एनर्जी बैंड बनाऊंगा तो उस एनर्जी बैंड में जब मैंने आपको ये पूछना है कि बताइए कि इस एनर्जी बैंड में टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स कितने हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है 8n। ओके, बात समझ में आई। फिर से सुने, जब मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए, और एनर्जी बैंड डायग्राम सिलिकॉन क्रिस्टल में कौन से ऑर्बिट के लिए बनाऊंगा, 3rd ऑर्बिट के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में वेरिएशंस बहुत कम है, सेकंड ऑर्बिट में वेरिएशंस बहुत कम है, फुलफिल है ऑलरेडी, तो यहाँ के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊंगा। और फिर अगर आपके माइंड में मैंने ये क्वेश्चन किया कि बताइए बेटा कि इनमें टोटल एनर्जी लेवल्स कितने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 8n है, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सिलिकॉन क्रिस्टल। अब इसमें ये भी समझ में आना चाहिए कि जो s ऑर्बिट है उसके 2n और मतलब एनर्जी लेवल्स होंगे, और जो p ऑर्बिट है उसके 6n एनर्जी लेवल्स होंगे। ओके, अब थोड़ा और समझिए कि ये जो 8n आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं, इन 8n एनर्जी लेवल्स में से 4n एनर्जी लेवल्स ही फुलफिल है इलेक्ट्रॉन के साथ में, बाकी 4n एनर्जी लेवल तो क्या है, खाली पड़े हैं। आप पिछली क्लास को याद करें, पिछली क्लास में जब मैंने एनर्जी बैंड बना दिया था तो उसमें मैंने ये कहा था कि इस एनर्जी बैंड में जहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो तो हो गया एनर्जी बैंड, और जहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है वो क्या हो गया, कंडक्शन एनर्जी बैंड। वापस से उस चीज को यहाँ पे फोकस करें आप। अगर आपने ये चीज नहीं पता है तो एक बार पिछली वीडियो में जाके देखें आप लोग। मैंने 3s के लिए जो एनर्जी बैंड बनाया है उस एनर्जी बैंड में ही मैंने आपको वैलेंस एनर्जी बैंड और कंडक्शन एनर्जी बैंड को सेपरेट करके दिखाया है। ओके, तो यहाँ पे वापस से उस चीज को लिंक करें आप। जब आपने टोटल एनर्जी लेवल्स देखे तो वो आपको मिले 8n। अब इस 8n एनर्जी लेवल्स में से जो भी आपके पास बैंड बना, उस बैंड में जहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को तो आप वैलेंस एनर्जी बैंड बोल देंगे, और जहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे उनको आप कंडक्शन एनर्जी बैंड बोल देंगे। लेकिन देखो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में आनी चाहिए कि देखो आपने टोटल एनर्जी लेवल्स 8n बनाए तो 2n तो कंप्लीटली फुलफिल है। तो जब एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे तो नीचे 3s बनेगा, ऊपर 3p बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो नीचे भी पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन तो ऊपर भी पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन तो p जो बैंड होगा उस बैंड में भी तो इलेक्ट्रॉन है आपके पास में। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, ये कंप्लीटली फुलफिल है। तो इलेक्ट्रॉन तो नीचे भी है, इलेक्ट्रॉन ऊपर भी है। उस केस में क्या होगा, अब इन सारी चीजों को हम एक छोटे से डायग्राम से, छोटे से ग्राफ से हम समझने का ट्राई करते हैं। तो ऑप करूंगा कि आपको ये छोटा सा पॉइंट समझ में आया होगा। अब इस पूरे को बेसिस करके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, एनर्जी लेवल और एटम्स के बीच में एटम का जो स्पेसिंग है उस स्पेसिंग के मिड में हम ग्राफ बनाएंगे और पॉइंट को समझने का ट्राई करेंगे। बस हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि टोटल एनर्जी लेवल्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं,
8 अवेलेबल है सिलिकॉन क्रिस्टल में। ओके, टोटल एनर्जी levels in silicon crystal is equal to 8n। ये हमारे पास अभी फिलहाल अवेलेबल है। ओके, इनमें से आधे फिल हैं, आधे अनफिल्ड है, क्योंकि आपके पास 4n फिल्ड है, 4n अनफिल्ड है। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, देखो इसको भी लिख लो, इसमें से क्या है 4n फिल्ड, ये फिल्ड है, और जो है 4n जो है वो क्या है, वो अनफिल्ड आपके पास अवेलेबल है। ग्राफ से समझेंगे अब इस पूरे फिनोमिना को, तो हम ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो ग्राफ में ये जो एक्सिस है ये एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला एक्सिस है आपके एटम्स के बीच में अज्यूम्ड स्पेस को कंसीडर करेगा। ओके, एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, इसको मैं कर देता हूं अज्यूम्ड स्पेस, मतलब 1/r। ओके, यहां पे r का मीनिंग समझिए आप। r का मीनिंग क्या है, r का मीनिंग यहां है एक एटम से दूसरे एटम के मिड का डिस्टेंस। ओके, समझिएगा, जैसे अगर एक ये एटम है और ये एटम है, तो इन दोनों एटम्स के मिड का जो डिस्टेंस है, ओके, सेंटर से आप कंसीडर करेंगे स्पेस को, तो ये आपके पास में r है। ओके, तो ये आपके पास r हो जाएगा एनर्जी लेवल्स। अब देखो इस एनर्जी लेवल में मुझे क्या करना है, अगर मैं सिलिकॉन क्रिस्टल की बात कर रहा हूं, समझिएगा सिलिकॉन क्रिस्टल, तो सिलिकॉन क्रिस्टल में मेरे पास में जो है 1s2 कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, एंड फिर आगे चलेंगे आप तो 3s2, एंड आपके पास हो जाएगा, सॉरी 3s2 ही होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, देखो गड़बड़ हो रहा ना, 2s2 एंड 2p भी आएगा यहाँ पे 2p6। ओके, कंटिन्यू करते हैं 3s2 एंड 3p2, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए अगर इसके लिए मैं एनर्जी बैंड बनाऊंगा तो ज्यादा वेरिएशन मुझे दिखेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेप्थ में। इसके लिए इसके लिए एनर्जी बैंड बनाऊंगा तो इसमें भी ज्यादा वेरिएशन मुझे दिखेगा नहीं, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है। ओके, अनकंप्लीट फील्ड ये है, मैंने जितना भी डिस्कस किया है इस आउटर ऑर्बिट के लिए क्या है, तो मैं इस आउटर ऑर्बिट को यहाँ पे एनर्जी लेवल्स में दिखाऊंगा। तो एनर्जी लेवल एक तो मैं 3s ऑर्बिट का रिप्रेजेंट करूंगा, एक 3p का रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, सपोज कर लीजिए स्टार्टिंग के अंदर जो अज्यूम्ड स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि एक एटम को आप आइसोलेटेड एटम कंसिडर कर सकते हैं। तो जब आपके पास में आइसोलेटेड एटम हो जाएगा, तो आइसोलेटेड एटम में पता है आपको कि एनर्जी लेवल फिक्स है। ओके, मतलब यहां पे अगर मैं स्पेसिंग की बात करूं तो स्पेसिंग को देखो मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज कर देना है। ओके, यहां पे स्पेसिंग इतनी है कि यहां पे आइसोलेटेड स्टेट है यहां पे एटम का। जैसे जैसे आप स्पेसिंग को क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। देखो स्पेसिंग मैंने 1/r में ली है। ओके, 1/r का मीनिंग होगी जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा r में, तो r की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब एक एटम दूसरे एटम के दूर जाने के बजाय क्या होंगे, क्लोज आते जाएंगे। आते आते इतने क्लोज आएंगे कि एक टाइम पे क्या होगा, ये क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा। ओके, मतलब एक सिचुएशन यहाँ पे आएगी कि जो r है आपके पास r0 के इक्वल आ जाएगा। r किसके इक्वल आएगा, r0 के, ध्यान से देखिएगा, दिखना चाहिए आपको, r इक्वल आ जाएगा r0 के। और जब r जो r है वो r0 के इक्वल गया, तो ये हो जाएगा क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल स्टेट। ओके, ये क्रिस्टल स्टेट हो जाना है आपके पास में। ठीक है, तो अब एनर्जी लेवल देखते हैं हम 3s का और 3p का। तो देखो जब आइसोलेटेड स्टेट है, तो इस आइसोलेटेड स्टेट में ये समझ में आया कि देखो ये 3s का जो है आपके पास में 3s जो ऑर्बिट है, इसका एनर्जी लेवल है आइसोलेटेड स्टेट में। क्योंकि देखो आप जब 3s को देखोगे तो 3s में एक आइसोलेटेड एटम को देखें आप, तो उसका एनर्जी लेवल फिक्स है। फिर एक दूसरे आइसोलेटेड एटम को देखेंगे तो उसका एनर्जी लेवल भी फिक्स है। तो इन सब के एनर्जी लेवल्स अप्रोक्सीमेटली क्या है, फिक्स है, क्योंकि आप इनको क्या देख रहे हैं, सेपरेटली देख रहे हैं सबको। तो 3s का एनर्जी लेवल आपके पास में फिक्स है यहाँ पे। ओके, क्यों फिक्स है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कंसिडर कर रखा है, स्टेट, आइसोलेटेड स्टेट कंसिडर कर रखा है। ऐसे आप p के लिए देखेंगे तो p के लिए भी आपके पास एनर्जी क्या है, परफेक्टली फिक्स्ड है। ओके, बट अब एक चीज देखना स्टार्ट करें आप, जैसे जैसे आप r को इंक्रीज कर रहे हैं तो 1/r,
क्योंकि अज्यूम्ड स्पेसिंग पे जा रहे हैं, आप आर को इंक्रीज कर रहे हैं, आर डिनोमिनेटर फंक्शन में इंक्रीज हो रहा है, मतलब रिजल्टेंट फॉर्म में आपके पास स्पेसिंग क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस होने का मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन एक एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन के क्या आ रहा है, बहुत क्लोज आ रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के बहुत क्लोज आना स्टार्ट कर देता है तो एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शन करना स्टार्ट करता है। उस इंटरेक्शन की वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, एनर्जी में वेरिएशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। एनर्जी में वेरिएशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं मतलब एनर्जी में स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। स्प्लिटिंग का मीनिंग सेपरेशन, एनर्जी में सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से एनर्जी में सेपरेशन होना स्टार्ट, इस तरीके से एनर्जी में सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहां पर भी एनर्जी में सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। ओके, इस तरीके से एनर्जी में सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये लीजिए आप देखेंगे तो ये आपके पास, इस ग्राफ को मैं कंप्लीटली बना देता हूं, ये कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। ये लीजिए ये एनर्जी में सेपरेशन बनना स्टार्ट हो गया। ओके, कंटिन्यूसली इसको आगे देखेंगे आप तो ये यूं इस तरीके से जाएगा, ये लीजिए, और ये थोड़ा सा ऐसे। ओके, ध्यान रखिएगा ये एनर्जी लेवल आपके पास में 3p है। ओके, तो एनर्जी बैंड मतलब इसका थिकनेस ज्यादा होगा नीचे वाले के कंपैरिजन में, तो इसका एनर्जी गैप हम कम करेंगे थोड़ा सा ऐसे। ये लीजिए ये इस तरीके से क्रिएट हो गया। ओके, अब देखिए इसकी स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई। स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई मतलब देखो यहाँ पे एनर्जी लेवल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गए। ओके, यहाँ पे देखो ये कौन सी सिचुएशन है, ये वो सिचुएशन है जहां पे दोनों एनर्जी बैंड्स के इलेक्ट्रॉन्स एक बार क्या करेंगे, एक दूसरे के एनर्जी बैंड में इंटरेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। देखो ये स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई एनर्जी बैंड्स की। ओके, जब तक ये आइसोलेटेड फॉर्म में थे तब तक तो एनर्जी लेवल इनका फिक्स था, बट जैसे जैसे आप लोगों ने क्या किया, आर की स्पेसिंग को रिड्यूस किया तो आपने देखा कि एनर्जी लेवल में क्या स्टार्ट हो गई, स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई। स्प्लिटिंग स्टार्ट होने की वजह से क्या हुआ कि एनर्जी बैंड्स एक दूसरे को क्रॉस करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब देखो यहां तक आपको इजीली दिख रहा था कि ये 3s एनर्जी ऑर्बिट है, ये 3p एनर्जी ऑर्बिट है। स्प्लिटिंग स्टार्ट हुई तो कुछ देर तक आपको ये सेपरेट दिखे, बट जैसे आपने किसको इंक्रीज किया, आर को इंक्रीज कर दिया, मतलब आर किस लेवल पे चला गया, 2 एंगस्ट्रॉम से 3 एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में। मतलब क्रिस्टल फॉर्म कब आ जाती है, जब 2 एंगस्ट्रॉम टू 3 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस रह जाता है, 2 से 3 एंगस्ट्रॉम की बिट का डिस्टेंस रह जाता है, तो फिर वहां पे क्रिस्टल फॉर्म स्टार्ट हो जाती है। क्रिस्टल फॉर्म स्टार्ट हो गई तो अब यहाँ पे आइडिया लगाना मुश्किल हो गया कि आपके पास में 3p के एनर्जी लेवल्स कौन से हैं, 3s के एनर्जी लेवल्स कौन से हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स देखो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जब तक आपके पास सिलिकॉन का एटम आइसोलेटेड फॉर्म में है तब तक एनर्जी लेवल आपके पास सेपरेट फॉर्म में है, बट जैसे ही आपने एनर्जी मतलब आर को क्या करना स्टार्ट किया, आर को रिड्यूस करना स्टार्ट किया, आर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो रिजल्टेंट फॉर्म में स्पेसिंग आपके पास क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। आपके पास में क्या हो रहा है, एनर्जी बैंड स्प्लिट करना स्टार्ट कर रहे हैं, और एक सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, एक सिचुएशन में ये मीट कर रहे हैं, और मीट करने के बाद में अब आपको ये आइडिया नहीं लगा पा रहे आप लोग कि S का एनर्जी लेवल कौन सा है और P का एनर्जी लेवल कौन सा है। मिक्सिंग हो गई दोनों एनर्जी बैंड्स की। अब इस मिक्सिंग में देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, लोअर एनर्जी लेवल को प्रीफर करता है। यहां इस ग्राफ से आपको ये इजीली समझ में आ रहा होगा कि ये एनर्जी लेवल है 3s का, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये एनर्जी लेवल है 3p का, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल। जैसे ही इनकी स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हुई, ये धीरे धीरे क्रिस्टल फॉर्म में बन रहा है, तो इनकी स्प्लिटिंग स्टार्ट हो रही है, मिक्सिंग हो गई। मिक्सिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी को कंटिन्यू करने के लिए लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स को प्रीफर करना स्टार्ट कर देगा। कहने का सीधा सा मीनिंग आप ये समझें कि जो इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिट में अवेलेबल हैं वो कहां जंप कर जाएंगे, 3s ऑर्बिट में जंप कर जाएंगे, या फिर ये कहो कि लोअर ऑर्बिट में जंप कर जाएंगे। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे यहां पर फिल हो जाएंगे। इस जगह जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इस एनर्जी बैंड में यहां पर
फुलफिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को सबको यहाँ पर फुलफिल कर लेंगे और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, मतलब यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा। तो अब देखिए जहां पे इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए, जहां पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन आ गए उस बैंड को, अब देखो ये बैंड दो टाइप में कैटेगराइज हो गया, एक तो वो पार्ट जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो गए, एक वो पार्ट जहां पे एनर्जी लेवल्स तो हैं बट क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो गए उसको आप बोल देंगे वैलेंस एनर्जी, वैलेंस एनर्जी बैंड। ओके, ये तो आपके पास वैलेंस एनर्जी बैंड हो गया और इसको आप बोल देंगे कंडक्शन एनर्जी बैंड, ये आपके पास कंडक्शन एनर्जी बैंड हो गया। ओके, बट देखो जब आपने क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म कर दिया तो इस क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में आपने देखा कि आपको एक गैप दिख रहा है इन दोनों के मिड में। किस किस के मिड में आपको गैप दिखा, आपको वैलेंस एनर्जी बैंड और कंडक्शन एनर्जी बैंड के मिड में एक गैप दिखा है। इस गैप को ही हमने क्या बोला है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप बोला है। इसको EG से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप हम इसको कह देंगे, फॉरबिडन एनर्जी गैप हो गया बेटा ये। ओके डन। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए कि वैलेंस एनर्जी बैंड इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फुलफिल होता है, कंडक्शन एनर्जी बैंड इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली अनफिल्ड होता है और दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उस गैप को आप बोलेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलेंगे। ओके ठीक है। तो अब आपको जब ये सारा क्राइटेरिया समझ में आ गया तो अब हम वापस हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन से स्टार्ट किया था हमारे चैप्टर को। क्वेश्चन याद दिला देता हूं, व्हाट इज द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। आपको एनर्जी बैंड थ्योरी इन क्रिस्टल फॉर्म समझ में आनी चाहिए, एनर्जी बैंड्स के टाइप समझ में आ गए होंगे, वैलेंस एनर्जी बैंड क्या होता है, कंडक्शन एनर्जी बैंड क्या होता है और दोनों के बीच में जो आपके पास में क्या है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो समझ में अब तक में भी शायद इजीली आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे करें, एक बार वापस से सुने, जो मैं बोल रहा हूं उसके अपने माइंड में इमेज बनाएं। देखिए स्टूडेंट्स, जब तक आप सुन के अपने माइंड में इमेज नहीं बनाएंगे ये समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ओके, तो अगर अभी भी आप डाउट में हैं तो वीडियो को पीछे लेके जाएं, अच्छे से सुने, समझें और जो है फिर आगे बढ़े। ओके, तो अब देखिए अब हम वापस हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसको रफ कर देते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका काम आएगा नोट्स में। और होप कर रहा हूँ मैं कि आप अपने नोट्स को अच्छे से मतलब रिटर्न कर रहे होंगे। वीडियो फर्स्ट के नोट्स को भी आपने अच्छे से मेंटेन किया होगा, यहाँ पर भी आप इनको अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे। ओके, देखिए तो अब हम बात करेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी को बेसिस करके। कंडक्टर हमारे पास क्या है, इंसुलेटर्स हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो हम हमारे बोर्ड को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक साइड में हमें कंडक्टर को स्टडी करना है, कंडक्टर, और ये हो गया हमारे पास इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ओके, देखिए एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग बनाना है, मतलब बैलेंस एनर्जी बैंड, कंडक्शन एनर्जी बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप को बेसिस करके मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं। ओके, तो ये आपके पास सपोज करो कंडक्शन एनर्जी बैंड है और ये जस्ट इसके बिलो है वैलेंस एनर्जी बैंड, वैलेंस एनर्जी बैंड हो गया ये। ओके, कंडक्शन एनर्जी बैंड, ये सपोज कर लो कंडक्शन एनर्जी बैंड है और इसके जस्ट बिलो है ये वाला वैलेंस एनर्जी बैंड। देखो आपको डायग्राम से ही इजीली समझ में आ रहा होगा ये कि इनके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो है 0। अब डेफिनेशन को बहुत अच्छे से सुने और रिटर्न करना स्टार्ट करें। ओके, देखिए डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस in which forbidden energy gap and valence energy band are overlap to each other and the energy gap between valence energy band and conduction energy band is equal to 0.
So this type of substance can easily produce electricity. Okay, then these materials are called conductors. तो ये materials आपके पास conductors में consider हैं. एक बार फिर से आप अच्छे से सुने. मैंने ये कहा कंडक्टर ऐसे materials हैं जिनमें वैलेंस एनर्जी बैंड और कंडक्शन एनर्जी बैंड एक दूसरे के साथ क्या करे होते हैं, ओवरलैप करे होते हैं. वैलेंस एनर्जी बैंड एंड कंडक्शन एनर्जी बैंड आर overlap to each other. okay, एक दूसरे के साथ ओवरलैप हैं. ओवरलैप करने की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस एनर्जी बैंड से कंडक्शन एनर्जी बैंड में इजीली जंप कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है. मैं फिर से डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं. इस बार पिछले डेफिनेशन से अच्छी डेफिनेशन देने का ट्राई करेंगे. ओके, रिटर्न करना स्टार्ट करें जिन्होंने अभी तक नहीं रिटर्न किया है. ओके, द सब्सटेंस in which valence energy band and conduction energy band are overlap to each other, then electron easily jump valence energy band to conduction energy band and produce electricity. These substances are called conductors. ये सारे के सारे substance conductor में consider हो जाएंगे. ओके, तो अब ये जो 10th या 9th क्लास में जो डेफिनेशन आपने याद करी है, ये जो माइंड में थी कि कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, तो आप उसको भूलें. ओके, क्यों ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों हुआ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रॉन की वजह से. इलेक्ट्रॉन कहां से आया, वैलेंस एनर्जी बैंड से आया. किस में आ गया, कंडक्शन एनर्जी बैंड में आ गया. इलेक्ट्रॉन जैसे ही कंडक्शन एनर्जी बैंड में आ जाएगा वो फ्री हो जाएगा. फ्री होते ही वो कम स्टेबल होगा, स्टेबल कम होगा, मोशन फॉर्म में आएगा और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा. तो हमें कंडक्टर की डेफिनेशन को अब इस अकॉर्डिंग देनी है. वैलेंस और कंडक्शन एनर्जी बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप है, मतलब फोरबिडन एनर्जी गैप दोनों के बीच में जीरो है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर रहा है वैलेंस एनर्जी बैंड से कंडक्शन एनर्जी बैंड में और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है. होप कर रहा हूं शायद आप लोगों ने अच्छे से रिटर्न कर लिया होगा डेफिनेशन को. अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की. तो इंसुलेटर्स को भी हम एनर्जी बैंड थ्योरी को बेसिस करके ही रीड करने का ट्राई करेंगे. तो ये मैंने आपको कंडक्शन एनर्जी बैंड बना लेना है और देन आफ्टर मैंने यहाँ पे बना देना है, ये लीजिए, ये आपके पास हो गया वैलेंस एनर्जी बैंड. ये वैलेंस एनर्जी बैंड हो गया है और इन दोनों के बीच में ये देखिए जो एनर्जी गैप है, फोरबिडन एनर्जी गैप, ये वैरी कर देगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर इतना एनर्जी गैप वैरी करता है किसी सब्सटेंस में तो फिर वो सब्सटेंस इंसुलेटर्स की कैटेगरी में रखा जाएगा, बेटा ना. ओके, एक चीज और स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज आ रहा है, आता होगा नॉर्मली कि मतलब हम वैलेंस एनर्जी बैंड को नीचे बनाने के बजाय ऊपर बना लें, मतलब यहाँ पे हम वैलेंस एनर्जी बैंड को दिखा लें, यहाँ कंडक्शन एनर्जी बैंड को दिखा लें, तो फिर वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. तो ऐसा नहीं कर सकते हम. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलो आप, कंडक्शन एनर्जी बैंड का डेफिनेशन क्या दे रखा है आपने, जो जस्ट अबव द वैलेंस एनर्जी बैंड होता है, तो ये जस्ट अबव ही होगा. वैलेंस एनर्जी बैंड का डेफिनेशन क्या दे रखा है हम लोगों ने, जस्ट बिलो द कंडक्शन एनर्जी बैंड, तो ये बिलो ही रिप्रेजेंट होगा, ये आपके पास में अबव रिप्रेजेंट होगा. दोनों के बीच में अगर एनर्जी गैप जीरो है तो कंडक्टर हो गया, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में वेरी कर जाएगा तो आपके पास वो इंसुलेटर हो जाएगा. मतलब इलेक्ट्रॉन को हम इतनी एनर्जी नहीं दे सकते, जैसे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस एनर्जी में इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल है, बट एक्सटर्नल सोर्स से हम इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं दे सकते जिससे कि इस गैप को फुलफिल करे और कंडक्शन एनर्जी बैंड में चला जाए और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे. तो देखो इंसुलेटर्स का डेफिनेशन क्या हो सकता है, देखो डायग्राम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा. द एनर्जी गैप बिटवीन द सब्सटेंस इन विच, आप रिटर्न करना स्टार्ट करेंगे तो कैसे रिटर्न करेंगे, द सब्सटेंस इन विच valence energy the substance in which energy gap between valence energy band and conduction energy band varies 3 electron volt to 7 electron volt, then electron cannot easily jump valence energy band to conduction energy band and does not produce any type of electricity. This type of substances and these types of materials are called
इंसुलेटर्स, इनको हम इंसुलेटर्स कहेंगे। ओके बेटा, तो एनर्जी बैंड थ्योरी को बेसिस करके हमने कंडक्टर को डिफाइन कर लिया एज ए डायग्राम। देखो, जब आपको उसका आंसर लिखना है क्वेश्चन का तो आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम के नीचे हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया है डेफिनेशन का वो रिटर्न करना है, ऐसे इंसुलेटर का डायग्राम बनाना है। ओके, डायग्राम बनाने की ये एनर्जी बैंड डायग्राम है इनके। ओके, और फिर इनको डिफाइन करना है। ओके, अब बात करेंगे हम सेमीकंडक्टर की नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर एक बहुत लंबा चलने वाला है हमारा इस चैप्टर के अंदर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेमीकंडक्टर को डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। तब तक आप जो है कंटिन्यूसली जुड़े रहें हमारे साथ में। अगर आपको आज विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आई है या फिर एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दें बेटा। ओके, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए। हम कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं, बायोलॉजी के वीडियोस हम कंटिन्यूसली डाल रहे हैं, 10th साइंस के वीडियोस हम कंटिन्यूसली डाल रहे हैं, जल्दी ही 10th मैथ्स के वीडियोस भी हम अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, हम कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन में हम जितने वीडियोस आप तक पहुंचा सकें, जितना कम लॉस आपकी स्टडी का हम करें, जितना कम लॉस आपकी स्टडी का हो, माफी चाहूंगा, लॉस हम क्यों करना चाहेंगे आप लोगों का, जितना लॉस को कम करने का हम ट्राई करें उतना हम हार्डवर्क हमारे साथ करने का कोशिश कर रहे हैं। तो होप करूंगा कि आप सब स्टूडेंट्स जो हैं रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे, रेगुलर नोट्स को प्रिफर कर रहे होंगे, मेंटेन कर रहे होंगे। ओके, तो अपना ध्यान रखें। ओके, अच्छे से घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।